जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम 12 जून फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको साथियों आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं साथियों, उनको भी इस क्लास में देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपका भी एग्जाम आगे लगा हुआ है तो आप लोग साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने प्राचीन बंदरगाह यानी कि डॉक यार्ड के लिए ये प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लोथल है, लोथल से मोती, रत्न, गहनों आदि का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक किया जाता था और यहाँ से नाव, नाप तौल के बाट, तराजू तथा अन्य जो व्यापारिक साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये भी जो फैक्ट है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे दोस्तों 14 मई 2025 से देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे और उनका जो कार्यकाल है ये 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो जस्टिस गवई हैं ये देश के पहले बौद्ध और अनुसूचित जाति के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। ये दोस्तों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं तो याद रखिएगा ये जो है दोस्तों 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि पूना पैक्ट में गांधी जी की जगह पर किसने हस्ताक्षर किया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों गांधी जी की जगह हस्ताक्षर किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी ओर दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन के समय इस समझौते पर दोस्तों हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और यह पुणे की यरावदा जेल सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ वर्षा सबसे ज्यादा होती है। ये साथियों क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट। ठीक है, ये जो दोस्तों कहां पर है तो केरल का जो मालाबार तट है इसी को दोस्तों पश्चिमी घाट, ये पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून से जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, दोस्तों जो फैक्ट है इसको देख लीजिएगा कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा तमिलनाडु और पुडुचेरी में होती है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता है। साथियों याद रखिएगा पार्थ सालुंखे ये दोस्तों जो है ये तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किसने जीता है तो पार्थ सालुंखे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघाई में दोस्तों ये आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज दो कुल पदक दोस्तों 7 इसमें जीते गए थे, जिसमें से 2 जो है गोल्ड पदक थे और दोस्तों 1 जो है सिल्वर पदक था और जो 4 है जो है ये दोस्तों ब्रॉन्ज पदक थे। ठीक है, ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए महिला व्यक्तिगत जो पदक है इसमें दोस्तों दीपिका कुमारी दोस्तों इनको जो है कांस्य पदक मिला है। दोस्तों अगर बात की जाए पुरुष की तो पुरुष में दोस्तों पार्थ सालुंखे कांस्य पदक मिला है दोस्तों इनको। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो मधुरा धामगढ़ गांवकर ने दोस्तों इन्होंने दोस्तों महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, दोस्तों अगर वहीं पर बात की जाए पुरुष कंपाउंड टीम स्वर्ण पदक की दोस्तों तो ये जो है अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव और ओजस देव ताले, इन्होंने दोस्तों पुरुष कंपाउंड टीम स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में जो औजार थे वो किस चीज का बनता था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तांबा और कांसे का, यानी कि तांबा और टीन का जो है ये औजार बनते थे हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश से हिमालय किस दिशा में है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो अरुणाचल प्रदेश जो हिमालय है ये अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की जो सामान्य दिशा है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह क्षेत्र दोस्तों असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जो तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे
वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किस शहर में किए थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन शहर में इन्होंने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के भारत के अन्य जो वाणिज्य दूतावास हैं ये सिडनी, मेलबर्न और पर्थ में थे, ठीक है। लेकिन जो चौथा दूतावास दोस्तों है ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये जो है ब्रिस्बेन में खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा वर्षा वृष्टि क्षेत्र में आता है? ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत में जो है वृष्टि छाया क्षेत्र जो है ये वो इलाके हैं जहां बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। ये क्षेत्र दोस्तों आमतौर पर पर्वतों की पवन विमुख ढाल पर स्थित होते हैं, क्योंकि मानसूनी जो हवाएं हैं ये अपनी नमी पर्वत की पवन सम्मुख ढाल पर छोड़ देती हैं, और जब वे दूसरी ओर पहुंचती हैं तो उनमें दोस्तों नमी कम होती है, जिससे जो है वर्षा नहीं हो पाती है। अगर दोस्तों बात की जाए कि भारत के जो प्रमुख वृष्टि छाया क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ रखिएगा महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, कर्नाटक का जो है उत्तरी कर्नाटक पठार, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बात की जाए पश्चिमी घाट की दोस्तों, जो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल जैसे पुणे क्षेत्र, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, इन क्षेत्रों में दोस्तों बहुत वर्षा जो है बहुत कम होती है, और यहाँ की जो जलवायु है अपेक्षाकृत शुष्क रहती है। ये दोस्तों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि MS एक्सेल 2019 में स्पिल रेंज से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है? ये आपसे पूछा गया था। उसमें कथन दिए हुए थे, 4 कथन दिए हुए थे, उसमें पूछा कौन सा कथन सही है, ये आपसे ये पूछा गया था। दोस्तों याद रखिएगा कि जो एक्सेल 2019 में स्पिल रेंज और डायनेमिक रेंज फंक्शन जैसे कि सीक्वेंस, सॉर्ट, यूनिक, फिल्टर का जो पूर्ण समर्थन नहीं है, ये फीचर्स जो है मुख्य रूप से एक्सेल 365 और नए वर्जन में उपलब्ध है। निष्कर्ष दोस्तों क्या निकलता है इससे कि एक्सेल जो है 2019 में स्पिल रेंज की पूर्ण कार्यक्षमता उपलब्ध नहीं है, और यह सुविधा मुख्यतः एक्सेल 365 अथवा नए वर्जन में ही मिलती है। दोस्तों यहां से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 ये कहां आयोजित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 से 7 मार्च 2025 तक जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, तो दोस्तों याद रखिएगा जो इसका विषय था ये था सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी, ये इसका विषय था। अगर दोस्तों वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का जो उद्घाटन है ये किसने किया था, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। तो ये दोस्तों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 जो आयोजन है ये किसने किया था, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी ने किया था, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया जाए आपसे कि ऊर्जा और संसाधन जो संस्थान टेरी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा आंसर इसका नई दिल्ली में स्थित है। तो ये दोस्तों जो फैक्ट है या जो क्वेश्चन है इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पूछा गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किस वंश के काल में बना था, ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश यानी जो मामलूक वंश के दौरान दोस्तों ये बना था, ठीक है। इसे दोस्तों 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अफगानी सेनापति मोहम्मद गोरी के आदेश पर यह बनवाया था, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1915 में सहकारिता किस गवर्नर जनरल से संबंधित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग से संबंधित है, ठीक है। 1915 में दोस्तों बात की जाए कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग थे, जिनका कार्यकाल दोस्तों 23 नवंबर 1910 से जो है 4 अप्रैल 1916 तक रहा है, ठीक है। इसी दोस्तों दौरान सहकारिता आंदोलन के अध्ययन के लिए 1915 में सर एडवर्ड मैगलेगन की अध्यक्षता में दोस्तों एक समिति की जो है गठित की गई थी। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि MS पावर पॉइंट में F5 का फंक्शन क्या है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड शो को देखने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS को कितना % का आरक्षण दिया गया था,
इसका दोस्तों आंसर जो हो जाएगा ये 103वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% का आरक्षण दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10%, इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने जो है आपको जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो संशोधन है इनको दोस्तों हमने एक नज़र में आपको बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, अगर बात की जाए दोस्तों पहले संशोधन की, तो ये जो है 1951 में हुआ था। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। भूमि सुधार दोस्तों कानून 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था इसके तहत। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये जो भूमि सुधार जो कानून है ये किस अनुसूची में जोड़ा गया था, तो ये दोस्तों 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए 7वें संशोधन की, तो ये दोस्तों 1956 में किया गया। और इसमें दोस्तों क्या हुआ था, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार इसमें किया गया था। अगर दोस्तों बात की जाए 10वें की, तो जो 10वां संशोधन हुआ था दोस्तों ये 1961 में हुआ था। दादरा व नगर हवेली भारत में दोस्तों शामिल किया गया। दोस्तों बात की जाए 12वें संशोधन की, तो ये दोस्तों 1962 में किया गया और इसमें दोस्तों गोवा, दमन दीव और भारत में दोस्तों इसको शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है 13वां जो संशोधन हुआ था ये 1962 में हुआ था। नागालैंड को विशेष दर्जा दोस्तों इसके तहत दिया गया था। अनुच्छेद 371 ए में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अगर दोस्तों इस पर बात की जाए 14वां संशोधन था, इसमें दोस्तों ये कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश, अन्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों के लिए दोस्तों विधानमंडल प्रावधान दोस्तों इसमें शामिल किया गया था। अगर दोस्तों बात की जाए 24वें की, ये दोस्तों 1971 में हुआ। संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति मौलिक अधिकारों सहित दोस्तों इसमें प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट साथियों है 26वां संशोधन दोस्तों ये 1971 में किया गया था। पीवी पर्स और शाही विशेषाधिकार दोस्तों इसमें समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों अगर वहीं पर बात करते हैं 31वें की, जो 31वां जो संशोधन हुआ था दोस्तों ये जो है 1973 में किया गया था। इसमें दोस्तों लोकसभा सीटें 525 से बढ़ा करके 545 की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है 36वां संशोधन दोस्तों ये जो है 1975 में किया गया था। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था इसमें। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है 42वां, ये दोस्तों कब हुआ था, तो 1976 में ये हुआ था। और इसमें जो है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, मौलिक कर्तव्य दोस्तों जोड़े गए और इसमें दोस्तों न्यायपालिका की शक्तियां जो है सीमित की गई इसमें। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है 44वां दोस्तों ये जो है 1978 में किया गया था। इसमें दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था ये मौलिक अधिकार नहीं कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है 52वां दोस्तों ये 1985 में किया गया। दल बदल विरोधी कानून इसमें लागू किया गया। दोस्तों बात करते हैं 61वें की, तो ये दोस्तों 1989 में ये संशोधन किया गया और इसमें जो है मतदान की उम्र जो है 21 से घटा करके 18 कर दी गई। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है 69वां मतलब 69वां दोस्तों इसमें जो है 1991 में दोस्तों ये किया गया था। इसमें जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा मिला था। नेक्स्ट साथियों है 73वां, इसमें दोस्तों 1992 में ये किया गया था। इसमें जो है पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। दोस्तों अगर बात की जाए 74वें की, तो इसको जो है 1992 में इसको भी किया गया और इसमें जो है नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है जो 86वां दोस्तों है ये 2002 में किया गया था। इसमें जो है शिक्षा का जो अधिकार था अनुच्छेद 21A, ठीक है, इसमें जोड़ा गया और इसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है ये अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमने जितने भी इसमें बताए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों है 91वां जो दोस्तों इसको जो है 2003 में किया गया था और इसमें दोस्तों क्या किया गया, तो मंत्रिमंडल आकार जो है इसका 15% तक सीमित किया गया और जो न्यूनतम जो सदस्य थे ये 12 थे। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है 92वां दोस्तों, इसके तहत दोस्तों ये 2003 में किया गया। इसमें जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो जो दोस्तों इसमें जो कुल भाषाएं हो गई थी ये 22 कुल भाषाएं हो गई थी। जो नेक्स्ट साथियों है जो 93वां दोस्तों जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2005 में किया गया था। इसमें जो है निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया।
दोस्तों अगर वहीं पर बात करते हैं 96वें की, ये दोस्तों 2011 में किया गया था, उड़िया शब्द को उड़िया किया गया। और जो 97वां दोस्तों हुआ था ये 2012 में हुआ था, सहकारी समितियों को मौलिक अधिकारों में स्थान दिया गया और भाग 9 भी जोड़ा गया इसमें, ठीक है। अगर दोस्तों ये बात करते हैं जो 99वां दोस्तों हुआ था ये 2014 में किया गया, इसमें एनजेएसी न्यायिक नियुक्ति आयोग दोस्तों 2015 में जो है असंवैधानिक घोषित किया गया, ठीक है इसको। नेक्स्ट साथियों है 100वां जो है ये 2015 में किया गया, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ था इसके तहत। नेक्स्ट साथियों है 101वां, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों 2016 में किया गया और जो है इसमें जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है 100 जो दोवां संशोधन किया गया था 2018 में किया गया इसको। इसमें दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट साथियों में 103वां जो है ये 2019 में हुआ और इसमें दोस्तों ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दोस्तों 10% आरक्षण इसमें दिया गया था। नेक्स्ट साथियों है 104वां, ये 2020 में किया गया, इसमें जो है एससी एसटी आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया और दोस्तों एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है 105वां, ये दोस्तों 2021 में किया गया और इसमें जो है राज्यों को अपनी जो ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट साथियों है 106वां, इसमें दोस्तों ये जो है 2023 में किया गया और इसमें जो है महिला आरक्षण, ठीक है, क्या है महिला आरक्षण विधेयक, ठीक है। इसमें दोस्तों 33% जो है आरक्षण इनको दिया गया और लोकसभा व विधानसभाओं में लागू किया गया इसको जनगणना और परिसीमन के बाद, ठीक है। तो ये दोस्तों जितने भी हमने आपको संविधान संशोधन बताए हैं ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इनसे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए एक बार इसको देख के जाइएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का जो चयन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पैराग्राफ में कहीं भी ट्रिपल क्लिक करें, 3 बार क्लिक करें और फिर जो है कीबोर्ड शॉर्टकट जो है इसमें पैराग्राफ की शुरुआत में जो है कर्सर रखें और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाएं, ठीक है। तो इसका दोस्तों उपयोग करके जो है आप पैराग्राफ का चयन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी कितने समय पर जारी होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो सूचकांक है ये दोस्तों हर महीने की 12 तारीख को शाम 5:30 बजे प्रेस विज्ञापन के माध्यम से दोस्तों ये जारी किए जाते हैं और दोस्तों अगर 12 तारीख को छुट्टी हो तो ये जो है अगले कार्य दिवस पर जारी की जा सकती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कुआं तालाब से पानी लेने और मनोरंजन स्थल में शामिल होने के अधिकार पर किसी भी नागरिक के साथ जाति धर्म लिंग जन्म स्थान या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया था। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 15 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कला के क्षेत्र में, ठीक है। दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि जो पद्म पुरस्कार दोस्तों हैं ये जो है 139 लोगों को दिया गया था। इसमें दोस्तों जो 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 19 लोगों को दोस्तों पद्म भूषण दिया गया और जो 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, ठीक है। हमने दोस्तों आपको जो है यहाँ पर जो पद्म विभूषण है और जो पद्म भूषण है इनकी लिस्ट हमने दी हुई है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं जो पद्म विभूषण है ये दोस्तों 7 लोगों को दिया गया था, ठीक है। इसमें से कौन कौन है जो दोस्तों हमने इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताए दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी इनको दोस्तों दवा के क्षेत्र में दिया गया था, ये जो है तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जो श्री जगदीश सिंह खेहर दोस्तों हैं, इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया था और दोस्तों ये जो है चंडीगढ़ राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनको दोस्तों कला के क्षेत्र में दिया गया था, गुजरात से संबंधित हैं। नेक्स्ट साथियों लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको दोस्तों कला के क्षेत्र में दिया गया था और कर्नाटक से संबंधित हैं। नेक्स्ट साथियों है एमटी वासुदेवन नारायण दोस्तों, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया था, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इनको दोस्तों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था
और दोस्तों बात करते हैं तो ये जो है केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट साथियों है ओसामू सुजुकी, इनको दोस्तों मरणोपरांत दिया गया था। ये जो है व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं। जापान साथियों ये राज्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो है शारदा सिन्हा, दोस्तों ये जो है क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है जो है पिछली शिफ्टों में। तो दोस्तों याद रखिए जो जो शारदा सिन्हा दोस्तों हैं इनको जो है मरणोपरांत दिया गया था। और ये इनको जो है दोस्तों कला के क्षेत्र में दिया गया, बिहार कोकिला इनको कहा जाता है। और दोस्तों इनको जो है बिहार क्षेत्र से साथियों ये संबंधित हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको जो बताए हैं ये 7 जो पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है 7 लोगों को, वो जो है हमने इनकी लिस्ट दिखा दी है। और दोस्तों बात करते हैं ये जो 19 लोगों को जो है पद्म भूषण दिया गया है, इनको दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम इनको बताएंगे तो जो है वीडियो लंबा बन जाएगा। इसलिए दोस्तों हम आपको जो इंपॉर्टेंट है उनको बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पर जो अनंत नाग को दोस्तों दिया गया था, ये जो है कला क्षेत्र से संबंधित थे। और ये जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित थे, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं विवेक देवराय को, इनको दोस्तों मरणोपरांत दिया गया है। और ये जो है दोस्तों साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है मनोहर जोशी, दोस्तों इनको जो है मरणोपरांत दिया गया था, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दोस्तों इनको दिया गया था ये। और ये दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित हैं। PR श्रीजेश, दोस्तों इनको जो है खेल हॉकी के लिए दोस्तों इनको दिया गया था, हॉकी क्षेत्र में। दोस्तों ये जो है केरल राज्य से संबंधित है। पंकज उदास, इनको दोस्तों मरणोपरांत दिया गया है, कला क्षेत्र से संबंधित थे। और दोस्तों ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। ये दोस्तों जो है जो पंकज उदास हैं ये गजल गायक थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है शेखर कपूर, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा जो कला जो है कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, महाराष्ट्र से संबंधित थे ये। दोस्तों बात करते हैं सुशील कुमार मोदी की, इनको दोस्तों मरणोपरांत दिया गया था। ये जो है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में साथियों इनको दिया गया था। और ये जो है दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो हमने जो महत्वपूर्ण जो पद्म भूषण दिया गया है जिनको जिनको, तो वो हमने आपको बता दिया है, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बाकी देखना तो आपको सभी है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की जो क्रांति का मुख्य कारण कौन सा नहीं था, ये आपसे पूछा गया था। तो मुख्य कारणों में दोस्तों शामिल कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा राजनीतिक अधिग्रहण, सहायक संधि, व्यापकगत की नीति, ठीक है। आर्थिक शोषण दोस्तों, असामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप जैसे कि ईसाईकरण के प्रसार प्रयास, सती प्रथा का अंत। दोस्तों अगर बात की जाए सैनिक असंतोष जैसे चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा, कम वेतन और असमान व्यवहार। इनमें दोस्तों जो भी ऑप्शन दिया होगा, 3 ऑप्शन इसमें से दिए होंगे, तो वो दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें से जो है एक अलग आंसर दिया होगा, तो वो दोस्तों इसका पूछा गया इसमें से कौन सा कारण नहीं है, तो वही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर हमेशा वर्षा जैसी स्थिति बनी रहती है। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत के जो मेघालय राज्य का जो मौसिन राम वह स्थान है जहां लगभग हमेशा वर्षा जैसी स्थिति बनी रहती है। जैसे यहाँ पर औसतन जो है सालाना 11,871 मिलीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन तत्व को किस वर्ग में रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो आयोडीन तत्व है ये 7वें समूह में रखा गया है, जिसे हैलोजन समूह भी कहा जाता है। दोस्तों इस वर्ग में जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन शामिल हैं, ठीक है। दोस्तों बात की जाए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, इसमें सोडियम को पहले वर्ग में रखा गया है, जिसे क्षार धातु भी कहते हैं। तो ये दोस्तों जो फैक्ट हैं हमने आपको बताए हैं, ये आप लोग जरूर देख लिया करिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला जो स्तर है ये कौन सा होता है। तो ग्राम पंचायत, पंचायती राज का दोस्तों सब व्यवस्था का जो है सबसे निचला स्तर होता है, कौन सा, तो ग्राम पंचायत। यह दोस्तों ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की इकाई है जो गांव के प्रशासन और विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। इसके ऊपर दोस्तों पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल स्तर और सबसे ऊपर दोस्तों जिला परिषद होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों को पूछा गया था कि भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर लर्निंग सेंटर कौन सा शहर बना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर, ठीक है। ये जो है उत्तर प्रदेश में है। यह दोस्तों जो परियोजना है ये सुथनी गांव सहजनवा में 40 एकड़ में स्थापित होगी और सितंबर 2025 तक दोस्तों ये कार्यशील होने की उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो स्थिति है ये क्या है। तो दोस्तों ये जो भारत की स्थिति है ये 127 देशों में 105वें स्थान पर है। भारत दोस्तों, भारत का जो
GHI यानी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है दोस्तों, इसमें जो स्कोर रहा है ये 27.3 है, जो गंभीर भूख की श्रेणी में आता है। भारत की दोस्तों स्थिति की बात की जाए तो इसके जो पड़ोसी देशों में श्रीलंका 56वां स्थान है, नेपाल का दोस्तों 68वां स्थान है, और जो बांग्लादेश दोस्तों है इसमें जो 84वां स्थान है। इसमें दोस्तों ये सब पीछे से हैं, जबकि जो पाकिस्तान दोस्तों 109 और जो अफगानिस्तान है 116 से बेहतर है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत में जो बच्चों में कुपोषण, स्टंटिंग, बौनापन और जो वेस्टिंग, कम वजन जैसी समस्याएं जो है ये प्रमुख कारण है। पिछले वर्ष दोस्तों भारत में 111वें स्थान पर था, यानी इस बार जो है मामूली सुधार हुआ है इसमें। ठीक है, ये भी दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। जो नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सामाजिक व लोक कल्याण की बात कही गई है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38 में। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 38 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 38 की, तो इसके अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं जैसे अवसर और असमानता को समाप्त करने का प्रयास करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी किन 3 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, ये जो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये है इलायची, इसको दोस्तों कार्डमम पहाड़ियां बोलते हैं, अन्नामलाई दोस्तों ये पहाड़ियां, और पालनी पहाड़ियों को दोस्तों संगम में, ये मतलब इसी को बोलते हैं त्रिजंक्शन में स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये अनाईमुडी है। ठीक है, जो कि केरल राज्य में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों ये जो 3 पहाड़ियां हैं ये अलग अलग दिशाओं में फैली हैं, दक्षिण में दोस्तों इलायची, उत्तर में अन्नामलाई, और दोस्तों अगर बात की जाए उत्तर पूर्व में, तो ये जो उत्तर पूर्व में दोस्तों ये पालनी पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से फैक्ट ध्यान में रखिएगा। जो नेक्स्ट पूछा गया था कि ग्राम पंचायत किस स्तर पर होती है? ये दोस्तों ग्रामीण स्तर पर होती है। ठीक है, यह दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली और मूलभूत इकाई है जो सीधे गांव के स्तर पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत दोस्तों, ग्राम पंचायत के जो ऊपर पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर, और सबसे जो ऊपर है ये जिला परिषद, जिला स्तर होती है। अगर दोस्तों बात किया जो नगर है या जो शहर है, शहरी स्तर पर दोस्तों नगर पालिका या नगर निगम कार्य करते हैं, ग्राम पंचायत नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्तर हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और रूस का संयुक्त नौसेना अभ्यास इंदिरा 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक 2 चरणों में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों जो पहला इसका चरण था ये हार्बर फेज दोस्तों, ये कहां पर था? चेन्नई में। ठीक है, 28 से 30 मार्च तक। अगर दोस्तों बात की जाए दूसरा चरण की, तो ये जो है सी फेज था, और ये बंगाल की खाड़ी में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक इसका जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि MS पावर पॉइंट 2019 में F5 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो प्रयोग है ये प्रेजेंटेशन को पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए किया जाता है। इससे दोस्तों आप स्लाइड शो शुरुआत से पूरी स्क्रीन पर चलने लगता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 में भारत की जो रैंकिंग क्या थी? ये दोस्तों इसका पूछा गया तो आंसर हो जाएगा 10वीं रैंकिंग थी। ठीक है, दोस्तों याद रखिएगा कि जो भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग में जो है उच्च जलवायु नीति के माध्यम और नवीकरणीय ऊर्जा में निम्न रेटिंग मिली है। अगर दोस्तों बात की जाए ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में दोस्तों ये पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं, क्योंकि कोई भी देश सभी मापदंडों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है, इसलिए चौथे स्थान पर दोस्तों बात की जाए डेनमार्क की, इसका दोस्तों जो सूचकांक में सबसे ऊपर रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट में पूछा गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूलने के अधिकार के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी क्या की है? दोस्तों याद रखिएगा कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय है इसने भूलने के अधिकार के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी की है कि यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त सम्मान के साथ जीने के अधिकार का हिस्सा है। और दोस्तों जो न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि भूल जाने का जो निजता के अधिकार का हिस्सा है और यह व्यक्तियों को विशेष परिस्थितियों में अपनी
निजी जानकारी को इंटरनेट वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक मंच से हटाने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अन्य साथियों को जब पूछा गया था कि दिल्ली, साथियों अगला जो पॉइंट था, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में जो है संबंधित व्यक्तियों के नाम को न्यायिक रिकॉर्ड और सर्व परिणामों से हटाने या छिपाने का निर्देश भी दिया है, ताकि उनकी जो निजता और सम्मान का जो रक्षा हो सके। ठीक है, तो ये दोस्तों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएमई ड्राइव योजना से संबंधित कथन कौन सा सही है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इस योजना का जो उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, चार्जिंग बुनियादी ढांचों का विकास करना और घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना। इस योजना को दोस्तों भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों इसमें से जो ये कथन दिए हुए हैं, ये अगर आप लोगों के कोई कथन होंगे तो ये सारे सही कथन दिए हुए हैं, उसमें साथ में एक कथन अलग दिया होगा, वो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 की आर्थिक नीति के बाद भारत के प्रति व्यक्ति आय में क्या बदलाव आया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1991 की जो आर्थिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आई और प्रति व्यक्ति आय में भी सुधार हुआ। सुधारों से पहले दोस्तों भारत की जो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर औसतन काफी कम थी, लेकिन 1991 के बाद दोस्तों यह जो है दर जो बढ़ के 1990 के दशक में 4.19% तक पहुंच गई और 2003-8 के दौरान दोस्तों ये प्रति व्यक्ति वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनआई की जो वृद्धि दर दोस्तों है ये 7% से ज्यादा हो गई। दोस्तों यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलता है 1991 की नीतियों के बाद दोस्तों ये भारत की प्रति व्यक्ति आय और उसकी जो वृद्धि दर है में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमको जो है इतने क्वेश्चन मिले हुए थे। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन मालूम हो तो आप लोग दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो है वहां पर आपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।